अच्छा, तो ये वर्ड सब लोग जानते हो, क्या लिखा हुआ है? HDLC मतलब क्या है? देखो दो चीज़, हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, है ना। ये रिक्वायरमेंट से शुरू होता है, पहले पता है ना, पहले रिक्वायरमेंट है, फिर क्या है? डिज़ाइन है, फिर क्या है? डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के बाद क्या है? टेस्टिंग है। ये है ना, क्या क्या? रिक्वायरमेंट और डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, फिर हाँ, फिर सही कह रहे हो, मेंटेनेंस। क्या कह रहे हो? प्लानिंग भी होगा, अगर इनको तोड़ोगे तब। प्लानिंग तो स्टार्टिंग में होगी। अभी आप ये समझो, रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइनिंग है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, और फिर क्या है? मेंटेनेंस। ये 5 चीज़ें होती हैं कहाँ? HDLC। और इसके बाद एक वर्ड और भी सुना है क्या? इसका क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर, ऊपर कर दरवाजा साइड पे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, है ना। ये क्या है? HDLC है। HDLC देखो, HDLC कंप्लीट बात करता है, ठीक है। उसमें डेवलपमेंट भी है, उसमें टेस्टिंग भी है, डिज़ाइनिंग है, सब कुछ किसके अंदर आता है? HDLC। लेकिन जब हम HDLC की बात करते हैं तो HDLC जो है पूरे प्रोसेस में मेनली फोकस करता है किस पे? टेस्टिंग के ऊपर। जो हम लोग किसकी बात करते हैं, देखो अगर यहाँ पर लिखें HDLC बात करता है किसकी, लिख रहे हैं इसलिए क्या? क्या? ओवरऑल एक्टिविटीज़, मतलब सारी क्या क्या एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। जैसे डेवलपर क्या एक्टिविटी क्या है? डेवलप करना। डिज़ाइनर का क्या है? डिज़ाइन करना। ये उसकी एक्टिविटी है, उसका काम है ना। तो ये ओवरऑल एक्टिविटीज़ की बात करता है। लेकिन HDLC मेनली फोकस करता है किस पे? टेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे, कि टेस्टिंग में क्या क्या करते हो, ये लिखता है, ठीक है। चलो एक बेसिक आइडिया तो इसका है ही, है ना। अच्छा, और आपको एक बात पता है? अच्छा, टेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी अगर देखें तो क्या है भाई? देखो HDLC में भी पहले क्या होगा? रिक्वायरमेंट होगा। पहले क्या होगा? रिक्वायरमेंट। वही रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट पे ही तो सबको काम करना है। तो पहली चीज़ क्या है? रिक्वायरमेंट। फिर इसके बाद टेस्टर क्या करता है? जैसे रिक्वायरमेंट मिल जाए तो क्या करता है? टेस्ट केस लिखता है। एक चीज़ और भी लिख देते हैं, टेस्ट प्लान, या जिसको बोल देते हैं टेस्ट प्लानिंग। तो पहले वो रिक्वायरमेंट लेगा, रिक्वायरमेंट मिलेगी तो अपने टेस्टिंग का क्या करेगा? वो प्लान बनाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। अंदाजुआ कुछ भी ऐसा नहीं मनमानी चल रहा है, पूरा प्लान होगा कि इतने दिन में टेस्ट केस लिख लेंगे, इतने दिन में फिर हम क्या कर लेंगे? टेस्ट केस रन कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ये है क्या? टेस्ट प्लानिंग। इसके बाद क्या करता है वो? टेस्ट केस लिखता है, उसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट केस डिज़ाइन। तो पहले क्या है? रिक्वायरमेंट है, या इसको बोल देते हैं, पहले क्या करेगा? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। मतलब रिक्वायरमेंट को ढंग से क्या करेगा? वो पढ़ेगा, एनालाइज करेगा, समझेगा, फिर टेस्ट प्लान बनाएगा, प्लानिंग करेगा, फिर क्या करेगा? टेस्ट केस डिज़ाइन करेगा, है ना। और ये भी बताया आपको, इधर ये रिक्वायरमेंट टेस्टर एनालाइज कर रहा है, टेस्टर वो क्या कर रहा है? टेस्ट प्लानिंग कर रहा है। और इसके बाद क्या हो रहा है? टेस्ट केस लिख रहा है। उधर डेवलपर भी हाथ पे हाथ रख के थोड़ी ना बैठा है, डेवलपर उस चीज़ को क्या कर रहा होगा? उधर बना रहा होगा। देख रहे हो HDLC में बातें फोकस किस पे होंगी? टेस्टिंग के ऊपर। देखो यहाँ नहीं लिख रहे हैं हम कि डेवलपमेंट ये वो, क्योंकि यहाँ पे हम बस उन बातों पे ध्यान दे रहे हैं जो टेस्टिंग वाले करते हैं, और वो यही काम करते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर टेस्ट प्लानिंग, फिर टेस्ट केस डिज़ाइनिंग। और जब ये करके खाली होंगे और उधर डेवलपर भी डेवलप करके क्या हो जाएगा? इसके बाद अब
टेस्टिंग, असली टेस्टिंग क्या होगी, स्टार्ट हो। अभी तक तो सिर्फ तैयार कर रहे थे चीज़ें ना कि टेस्टिंग कैसे करेंगे। अब जब वो बना के दे देगा 4 दिन में, इधर हम 4 दिन में हम भी टेस्ट प्लानिंग करके टेस्ट केस डिज़ाइन करके बैठे हैं, अब हम भी क्या करेंगे, टेस्टिंग। तो इसी को, तो अब टेस्टिंग होगी। सबसे पहले टेस्टिंग कौन सी होती है मालूम है, यूनिट टेस्टिंग। कौन सी टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग। कौन करता है, डेवलपर करता है, आप लोग नहीं करोगे। जो डेवलपर अपना कोड लिख रहा है ना, बना रहा है ना, वो भी अपनी टेस्टिंग करता है, ऐसे थोड़ी पकड़ा देगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब, यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई। इकाई का मतलब बहुत छोटी चीज़। जैसे एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर कई छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना होता है कि नहीं होता। तो जो बना रहा होता है डेवलपर, जब छोटी छोटी चीज़ बनाता है, बनाने के बाद खुद से ही क्या करता है, टेस्ट करता है। उसी को डेवलपर क्या बोलता है, यूनिट टेस्टिंग। कि छोटी छोटी यूनिट्स देख रहे हो, बड़े बड़े नंबर भी छोटे छोटे नंबरों से मिलके बनते हैं, बड़े बड़े घर भी छोटे छोटी ईंटों से ही तो मिलके बनते हैं। तो वैसे ही एक बड़ा एक एप्लीकेशन, एक बड़ी फंक्शनैलिटी कई छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनेगी। तो उसी की यूनिट टेस्टिंग होगी। और कौन करेगा, डेवलपर खुद करेगा। इसके बाद एक टेस्टिंग और करेगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेट करने का मतलब, इंटीग्रेट वर्ड कहाँ से आया, जैसे इंटीग्रेट, जैसे ये मोबाइल है, ये 5-6 चीज़ों को जोड़ के बना है ना, डिस्प्ले, इसका बोर्ड, इसका CPU, इसका रैम, ये 5-6 चीज़ें इंटीग्रेट कर दी। तो इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, सही से चीज़ों को जोड़ना जिससे कि वो काम करने लायक बन सके। अब डेवलपर छोटे छोटी चीज़ें बना रहा है कि नहीं, उसको बोल रहा है क्या, यूनिट। उसे क्या बोल रहा है, यूनिट। बाद में उन्हीं यूनिट्स को क्या करेगा, वो जोड़ेगा, तब तो एक चीज़ बन के आएगी सामने। इसीलिए उसे क्या बोलता है, वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। जैसे वो क्या करेगा, पहले डेवलप कोड लिखेगा, कोड लिखने के बाद, डेवलप करने के बाद यूनिट टेस्टिंग करेगा। यूनिट टेस्टिंग करने के बाद उन चीज़ों को आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा, एक जिसे बोलते हैं क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा। और इंटीग्रेट करने के बाद क्या करेगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये भी कौन करेगा, डेवलपर ही करेगा। देख लो, डेवलपर भी अपने एंड से टेस्टिंग करता है। ठीक, जब यूनिट टेस्टिंग कर लेगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर लेगा, तब तुमसे कहेगा अब तुम टेस्टिंग करो। और तुम्हारे पास सारे टेस्ट केस क्या है, तैयार है, एप्लीकेशन सामने है। और फिर उसको पढ़ के, टेस्ट केस पढ़ के, चला के देखना शुरू करोगे। और उसी को हम लोग बोलते हैं फिर क्या, सिस्टम टेस्टिंग। क्या तो क्या करेगा, सिस्टम टेस्टिंग। ये काम किसका है, टेस्टर। ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग जब टेस्टर करके खाली हो जाएगा, सिस्टम टेस्टिंग का मतलब समझ रहे हो, जो टेस्ट केस लिखा है वही करेगा टेस्ट। और कौन करेगा इसे बोलेंगे हम लोग, टेस्टर करेगा। ठीक है, और जब ये करके खाली हो जाएगा, भाई गलतियां मिलेंगी। अब तो डिफेक्ट वर्ड भी जानते हो, डिफेक्ट आएंगे, फिक्स होंगे, सब कुछ होगा। इसको करने के बाद जब वो टेस्टिंग करके खाली हो जाएगा, सब कुछ कहेगा ओके है, इसके बाद फिर टेस्टिंग हो। और अब वाली टेस्टिंग टेस्टर नहीं करेगा, वो तुम नहीं करोगे। कंपनी में अक्सर 2 तरह के टेस्टर होते हैं, बात से ये भी जान। जैसे एक क्लाइंट है, पहली बात तो एक दिमाग में ये बैठा हो, ऐसे सॉफ्टवेयर जनरली नहीं बनते कि एक कंपनी आई, पैसा फेंकी, कहीं लो बनाओ और हमें कुछ नहीं पता। आजकल ऐसा ज़माना नहीं है। आजकल ज़माना ये चलता है कि जो बनवा रहा है, 4-6, 8, 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो खुद रखा हुआ है। और 20 कहाँ से मंगाया है, बाहर से। मतलब 20 बंदे उसके लिए काम कर रहे हैं जो दूसरी कंपनी के हैं, और 10 बंदे अपने वो खुद भी रखा हुआ। ठीक है, तो अब मतलब क्लाइंट के पास भी अपने डेवलपर होते हैं, अपने टेस्टर होते हैं। फिर इसके बाद दूसरी कंपनी से भी डेवलपर लेता है, और क्या लेता है, टेस्टर। तो वो जो क्लाइंट वाले टेस्टर हैं, कौन से, ये लिख देते हैं। अच्छा, क्लाइंट और वेंडर जब समझते हो कि नहीं। जिसका काम होता है वो क्लाइंट है, जो कंपनी करती है वो क्या है, वेंडर है। तो वेंडर्स के अक्सर टेस्टर होते हैं कौन, जो सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। फिर क्लाइंट अपने टेस्टर्स को लगाता है और उनसे भी टेस्टिंग करवाता है, और
उस टेस्टिंग को बोला जाता है UAT। फुल फॉर्म है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और ये कौन करता है? बिल्कुल, ये क्लाइंट का टेस्टर होता है। मतलब एक टीम में ऐसे तुमको मिलेगा 6 नॉर्मल टेस्टर हैं और 2 UAT वाले टेस्टर हैं। वो जो 2 UAT वाले टेस्टर होंगे वो किसके बंदे होंगे? तो हाँ, वेंडर के नहीं, क्लाइंट के। वेंडर वाले तो होंगे जो सिस्टम टेस्टिंग करेंगे, और UAT जो करेंगे वो किसके टेस्टर होंगे? क्लाइंट के। तो सोच लो, पहले देख रहे हो जैसे नहीं होता, अगर हमें गंदा पानी छानना हो तो हम क्या करेंगे? एक कपड़ा लगा दो, तब भी बहुत सी गंदगी चली जाएगी ना। 1 कपड़ा, 2 कपड़ा, 3, 4 कपड़ा क्यों लगाते हैं? जिससे पहले लेयर से जो गंदगी जाए वो दूसरे लेयर में क्या हो जाए? फंस जाए। तीसरे में, चौथे में, अंतिम में एकदम शुद्ध पानी मिले ना। जो RO खरीदते हो उसमें देखो लिखा रहता होगा कि 6 क्या है, 6 स्टेज की फिल्ट्रेशन है, कि पहले छानता है, फिर दोबारा छानता है, तिबारा, चौथा। इसीलिए देखोगे क्या होगा, एकदम शुद्ध पानी मिलता है कि नहीं मिलता? वैसे ही यहाँ भी है, वैसा ही सेम अप्रोच यहाँ भी है। एक इसीलिए देखो, पहले टेस्टिंग कौन किया? डेवलपर यूनिट टेस्टिंग खुद किया, फिर डेवलपर इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब फिर किया। तो 2 लेवल की टेस्टिंग हो गई कि नहीं? फिर इसके बाद तीसरे लेवल की टेस्टिंग कौन किया? टेस्टर किया। फिर हाँ, वेंडर वाले जो टेस्टर थे, सिस्टम टेस्टर्स, या इन्हीं को बोलो क्या? सिस्टम टेस्टर्स जो हैं वो टेस्टिंग करेंगे, फिर UAT वाले टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, वो जो क्लाइंट वाले टेस्टर्स हैं वो ज़्यादा नहीं रहते, वो कम रहते हैं। जैसे 6 ये हैं तो 2 वो होंगे, या 1 उनकी तरफ से भी होगा, वो भी अपने एंड से पूरी टेस्टिंग करेगा। जिससे एक लेयर में कुछ छूट जाए, एक टेस्टिंग में कुछ छूट जाए तो दूसरे में पकड़ा जाए, दूसरे में कुछ छूट जाए तो वो तीसरे में पकड़ा जाए, तीसरे में छूट जाए तो कहाँ पकड़ा जाए? चौथे में कहीं, मतलब कोई भी डिफेक्ट छूटना नहीं चाहिए। और इसके बाद तब होगा क्या? एक वर्ड और देखो, डिप्लॉयमेंट। ठीक है, और डिप्लॉयमेंट के टाइम पे भी टेस्टिंग होगी। डिप्लॉयमेंट किसे कहते हैं? जब सॉफ्टवेयर बन गया, सारी लेवल की टेस्टिंग हो गई, सब कुछ कहा गया क्या है, परफेक्ट है, तब वो दिया जाएगा। वो किसको यूज़ करने के लिए दिया जाएगा? कस्टमर को, यूज़र को। तब किसी को बोलते हैं क्या? डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉय की हिंदी क्या होती है मालूम है? तैनात करना। जैसे नहीं कहते हैं अपनी आर्मी डिप्लॉय कर रहे हैं बॉर्डर पे, तो क्या कर रहे हैं? रेडी कर रहे हैं काम करने के लिए। तो यही तो है, ये जो सॉफ्टवेयर बन गया, अब इसे डिप्लॉय करने का मतलब अब इसे तैनात कर रहे हैं कि इसे कोई कस्टमर यूज करेगा। तो पांचवी चीज़ क्या होगी लास्ट में? डिप्लॉयमेंट होगी। और डिप्लॉयमेंट के टाइम पे भी टेस्टिंग होगी। कैसी टेस्टिंग होगी? बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होगी, लेकिन बेसिक टेस्टिंग होगी, रिग्रेशन नहीं होगी। मान के चलो सिर्फ क्या? बेसिक टेस्टिंग। इतनी ये HDLC के पार्ट। अब देख रहे हो, इसमें फोकस सिर्फ किस पे किया गया है? टेस्टिंग एक्टिविटीज़। और वहाँ डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, हर एक्टिविटीज़ को क्या कर रहे थे? ठीक है, सबकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया तो अब सबको है। ठीक है, चलो HDLC_HDLC बना दो। अच्छा, इसके बाद फिर क्या आप लोग को फिर एक बात समझ में आई होगी कि टेस्टिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या? टेस्ट केस, क्योंकि वही आपके टेस्टिंग का आधार होता है। अगर टेस्ट केसेस में कमी है तो टेस्टिंग कभी अच्छी नहीं होगी। ऑटोमेशन करने वाला भी डिपेंड किस पे करता है? टेस्ट, हाँ भाई, टेस्ट केस पे। अगर टेस्ट केस अच्छे से नहीं लिखे रहेंगे तो ऑटोमेशन टेस्टर अच्छे से कोडिंग भी नहीं कर पाए। जैसे देखो, केस मुकदमा होता है ना, दुनिया भर का ट्रायल चलता है, लोअर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हायर कोर्ट में, उसमें हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है मालूम है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो दरोगा बैठ के क्या बनाता है? पहली बार जब वो क्या करता है? केस लिखता है,
एसआई का काम होता है विवेचना करना। जब वो एक्सप्लेनेशन करता है उस क्राइम की, वो सबसे बड़ा आधार होता है। अगर वहाँ पे लूप होल्स छोड़ दिए जाएं या वो अच्छे से लिखे जाएं तो आगे क्या रहता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है चाहे हाई कोर्ट में, हर जगह आधार क्या रहता है। और अगर केस लिखने के टाइम पे दरोगा ने इधर उधर कर दिया तो आदमी तभी बच जाते हैं ना, तभी आदमी बच जाते हैं ना, धाराएं इधर उधर कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्या, आपकी स्टार्टिंग का। वो तो वही है टेस्ट केस, बैकबोन है आपकी टेस्टिंग का क्या, टेस्ट केस। जितना अच्छा आप टेस्ट केस लिखोगे उतनी ही अच्छा प्रोडक्ट कल को आप डिलीवर अपने कस्टमर को कर पाओ। और टेस्ट केस में कमियां हैं तो लाख मेहनत कर लो, सब कर लो, सब बेकार हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आपको पता है टेस्ट केस लिखना बड़ा ज़रूरी काम है आपके लिए। और आपको एक चीज़ और इमेजिन करनी है कि जब आप टेस्ट केस लिखते हो जिस चीज़ के लिए, जैसे आपसे कहा जाए लॉगिन के लिए टेस्ट केस लिखो, उस समय लॉगिन बना नहीं होता। ये अंदाजा है कि नहीं। आजकल तुम लोग टेस्ट केस अभी लिख रहे होगे, सर बोल रहे होंगे, तो तुम लोग क्या करते हो, एक एप्लीकेशन खोल लेते होगे और उसी पे देख देख के टेस्ट केस लिखते हो ना। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। अभी तुमसे सर ने टेस्ट केस लिखवाए होंगे लॉगिन के ना, तो तुम क्या किए होगे, फेसबुक या कोई भी खोल लिए होगे, आँख के सामने दिख रहा है पूरा चित्र, वहीं पर देख देख के टेस्ट केस लिख रहे थे कि नहीं, यही कर रहे थे ना यार। जो लॉगिन पे ढेर सारे टेस्ट केस लिखवा रहे थे तो तुम पढ़ के कर रहे थे, देख के कर रहे थे ना। ऐसा नहीं होता। असलियत क्या है मालूम है, सच्चाई ये होती है, टेस्ट केस कब लिख रहे होते हो, जब वो बना देता है तब थोड़ी लिखते हो। वो उधर बना रहा होता है और इधर तुम टेस्ट केस लिख रहे होते हो। तो टेस्ट केस लिखने के टाइम पे तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कागज पे लिखी क्या होती हैं, हाँ PRD जो है क्या होता, एक मिनट, क्या होता है तुम्हारे पास, सिर्फ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जिसे रिक्वायरमेंट्स कहाँ लिखी जाती हैं, PRD के अंदर ना। तो वही PRD पढ़ के टेस्ट केस हम लोग लिखते हैं। अभी तुम लोग टेस्ट केस लिख रहे होगे, सर दे रहे होंगे, तो तुम लोग एप्लीकेशन खोल देते होगे, देख रहे होगे चाहे यहाँ यूजर नेम है, यहाँ पासवर्ड है, यहाँ फलाना है, दिमागा है, और फिर पढ़ के टेस्ट केस लिखना सिखा दिए, तुम लोग टेस्ट केस लिख रहे हो। लेकिन सच्चाई असलियत ये होती है, जब हम कंपनी में जाते हैं तो जिस चीज़ के लिए, जिस फंक्शनलिटी के लिए, जिस फीचर के लिए हमें टेस्ट केस लिखना होता है, उस समय वो भी बन रहा होता है। तो हमें कुछ दिखता नहीं है चित्र जैसा कि यहाँ ये है, यहाँ वो है। बस रिक्वायरमेंट PRD में लिखा रहेगा, ऐसा ऐसा होना चाहिए। बस वही पढ़ के हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं, वही पढ़ के। ये बात समझ में आ रही है सबको। टेस्ट केस लिखने के टाइम पे आपके पास एप्लीकेशन में वो चीज़ होती नहीं है। वो चीज़ भी तो क्या हो रही है, बन रही है ना। तो सबको पता है ना कि एक रजिस्ट्रेशन बनने को आया तो रजिस्ट्रेशन का डेवलपर क्या लिख रहा होगा, डिज़ाइनर डिज़ाइन बना रहा होगा, डेवलपर डेवलपमेंट कर रहा होगा। तुम टेस्ट केस लिख रहे होगे, लेकिन क्या देख के, कुछ नहीं, बस PRD पढ़ के, बस PRD पढ़ के। और एक बात बता दें, इतना भी आसान नहीं है टेस्ट केस लिखना, दिमाग लगता है आपको। अभी तो तुमको लगता होगा सर ये आसान ही तो है, अरे लॉगिन पे लिख रहे हो ना, ज़िंदगी में 100 बार लॉगिन वाला पेज देखे हो ना, तब फट से लिख ले रहे हो ना। अब अगर कोई एक ऐसा फीचर या फंक्शनलिटी किसी सॉफ्टवेयर की हो जिसके बारे में तुम नहीं जानते, जैसे तुम्हें पता है फ्लिपकार्ट में होता है ऐड टू विश लिस्ट, कोई प्रोडक्ट खरीदना है, अभी पैसे नहीं है तो हम लोग अपनी विश लिस्ट में डाल देते हैं, सेव हो जाता है, जिससे कल को हमें, विश का मतलब क्या, इच्छा, कि ये सामान खरीदने का तो है लेकिन अभी मेरी जेब में पैसा नहीं है। तो फ्लिपकार्ट या अमेजन एक फीचर देते हैं कि उन प्रोडक्ट्स को आप अपनी विश लिस्ट में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो अब ये फीचर है तो कुछ बना होना थोड़ी ना है, बस लिखे, उसके बारे में डिटेल में आ जाएगा कि भैया एक विश लिस्ट नाम का फीचर होगा, जो प्रोडक्ट ऐसे हैं यहाँ कर दोगे, वहाँ दिखाई देगा। ये सब बस कागज़ पे लिखा रहेगा। वो कागज़ पे लिखी हुई चीज़ पढ़ के टेस्ट केस लिखना है आपको, याद रहेगी ये बात। आपको कागज़ पे लिखी हुई चीज़ पढ़ के टेस्ट केस लिखना होगा, जैसे लिखते हो। अच्छा, टेस्ट केस में क्या क्या होता है भाई, याद है, कॉलम्स लिखते हैं। चलो टेस्ट केसेस के हाँ कॉलम्स क्या क्या थे, एक टेस्ट केस ID और टेस्ट, हाँ या चलो फंक्शनलिटी नेम भी बोल सकते हो, या मान लो लिख दिया क्या, टेस्ट केस नेम था, और स्टेप्स थे, ये मतलब करना क्या, और टेस्ट डेटा की टेस्टिंग करने में क्या डेटा की ज़रूरत पड़ेगी।
और पांचवा क्या था? एक्सपेक्टेड रिजल्ट। और भी कॉलम थे ना, लेकिन वो भूल जाओगे। क्यों कह रहे हैं अभी भूल जाओ? जब टेस्ट केस लिख रहे हो, अरे यार एक्चुअल रिजल्ट तो तब मिलेगा जब तुम्हें एक्चुअल एप्लीकेशन हाथ में मिलेगा और तुम उसे क्या करोगे? टेस्ट करोगे ना। अभी तो सिर्फ सब बातें हवा में है, कागज पे है। अभी कहाँ से कुछ एक्चुअल रिजल्ट लिख दोगे? अभी कहाँ से पास फेल बता दोगे? पास फेल तो तब बताओगे जब उस चीज़ को तुम क्या करोगे। तो जब टेस्ट केस लिखोगे तो वहाँ पे ये 5 ही चीज़ रहेंगी। और अगर मान लो तुम 2 कॉलम और बना देते हो, कौन से? एक्चुअल रिजल्ट, और एक बना देते हो कौन सा? या लिख देते हो क्या? स्टेटस। थोड़ा छोटा करते हैं, दिख रहा है ना? तो भाई इनमें तो डेटा लिखते हैं, टेस्ट केस लिखते हैं। तो टेस्ट केस आईडी में जैसे लिख दिया क्या? PC001। टेस्ट केस में नाम, जैसे टेस्ट केस है मान लो हम लिख रहे हैं लॉगिन के लिए, तो नाम रख दिया क्या? मान लो वेरीफाई लॉगिन। स्टेप्स में लिख दिए स्टेप्स क्या क्या, कि पहले ब्राउज़र लॉन्च करो, फिर ये करो, फिर वो करो, है ना? तो ये क्या हो गया? स्टेप्स। जैसे स्टेप्स लिख देते हैं, और लॉन्च ब्राउज़र एंड ओपन URL। फिर ये स्टेप्स में आ गया। टेस्ट डेटा में आ गया कि भाई जब URL ओपन करोगे तो URL डालोगे कि नहीं डालोगे? तो जो URL डालोगे, जैसे facebook.com, instagram.com, जो डालोगे वही क्या है? टेस्ट डेटा है। मतलब टेस्टिंग करने में जो चीज़ आपको अलग से चाहिए, डेटा चाहिए, उसी को बोलते हैं क्या? तो ये सब कहाँ जाएगा? टेस्ट डेटा में। दूसरा क्या है? एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा कि भैया जब URL डाल रहे हो तो लॉगिन पेज खुल जाना चाहिए। और एक्चुअल रिजल्ट में क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिखोगे। कहाँ से लिख दोगे भाई? एक्चुअल रिजल्ट तो तब लिखोगे जब टेस्टिंग करोगे ना। अभी टेस्टिंग कहाँ कर रहे हो? अभी तो बस तुम क्या कर रहे हो? टेस्ट केस। तो एक्चुअल रिजल्ट क्या रहेगा? खाली रहेगा। और जो स्टेटस है वो भी क्या रहेगा? खाली रहेगा। 1 मिनट आओ, तुम्हारे पास तो यहाँ टेस्ट केस होंगे आई थिंक। जैसे ये देखो, ये टेस्ट केस लिख रहे हो ना, इसीलिए उस दिन हम क्या किए थे? इनका कलर क्या कर दिए थे? ब्लैक कर दिए थे ना, कि भैया इसको भूल जाओ लिखने के टाइम। या फिर नहीं भूल रहे हो तो ये 2 कॉलम तो रखो, लेकिन यहाँ अंदर क्या रखो? खाली। यहाँ कहाँ कैसे लिख दोगे बताओ? चीज़ तो बन रही है ना यार। अभी तुम टेस्ट कहाँ किए? अभी तो बस तुम ये लिख रहे हो कि हम टेस्ट कैसे। ये दिख रहा है कि नहीं? एक बार थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब दिख रहा है? देख रहे हो? तो ये है, इसको भी थोड़ा क्या कर देते हैं। तो ये हो गए कॉलम्स। तो ये टेस्ट केस लिख रहे हो, इसीलिए अगर ये दोनों बनाए भी हो तो ये दोनों अभी शुरू में क्या रहेंगे? ब्लैंक। क्योंकि अभी तुम टेस्टिंग किए नहीं हो। ये अच्छा लिख, अच्छा दिन के हिसाब से समझो ना, एकदम इमेजिन करो एग्जैक्टली क्या चल रहा है। जैसे आज रिक्वायरमेंट हम पाए, हम ही अकेले थोड़ी ना पाए, हम भी पाए, डेवलपर भी पाए, डिज़ाइनर भी पाए, तीनों लोग वही रिक्वायरमेंट पाए। डिज़ाइनर आज क्या करने लगा? डिज़ाइन करने लगा। डेवलपर उधर डेवलप करना शुरू किया, और हम क्या कर लिखना है इसके टेस्ट केस। तो मेरे ये आप मान लो आज तारीख कितनी है? 9 तारीख। आज मान लो कितनी है? 9 तारीख। आज ही रिक्वायरमेंट अगर हम लोग पाए तो अब हम 9, 10, 11, 12 4 दिन क्या लिख रहे हैं? टेस्ट केस लिख रहे हैं। तो जो 4 दिन तक हम टेस्ट केस लिख रहे हैं उस समय मेरे पास एप्लीकेशन नहीं है। ये सारी चीज़ें हम क्या छोड़ के रखेंगे? खाली छोड़ के रखेंगे। ये कब भरी जाएंगी? 13 तारीख, मान लो 14 तारीख से हम टेस्टिंग क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। तब यही पढ़ के चलाएंगे, और तब जो जो होगा वही यहाँ पे लिखेंगे। आई बात समझ में? असली चीज़ टेस्ट केस की असली जान यही लोग हैं। यही मेन कॉलम ये हैं। कहाँ तक? एक्सपेक्टेड कंडीशन तक। या एक्सपेक्टेड कंडीशन मत लिखो, एक्सपेक्टेड क्या लिखो? इसको क्या लिखो? इतना ही लिखते हो तुम लोग। इसीलिए इसको काम करते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज
ठीक, यही लिखोगे रोज 4 दिन तक, 9 तारीख से लेके 13 तारीख तक। कुछ नहीं लिखोगे इसमें, इन दोनों में। जब 14 तारीख को टेस्टिंग करना चालू करो तब इसको भरना स्टार्ट करो, तब तुम असली में टेस्ट। अच्छा ऐसा हुआ। अच्छा जैसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट के रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन पे ना ऐसे नहीं, रजिस्ट्रेशन पेज शुड ओपन या शुड बी ओपन, है ना। ये लिख रहे हो, ये सब कुछ लिखा जाएगा 9 तारीख से लेके 13 तारीख। और 14 तारीख को जब सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, उसको ओपन करोगे और तब URL डाल के इंटर मारोगे। अगर रजिस्ट्रेशन पेज खुल गया तो तुम लिख दोगे क्या, ऐसे या लिख देते ये सेम एज एक्सपेक्टेड, या ऐसे लिख देते सीधा रजिस्ट्रेशन पेज क्या ओपन, है ना, या रजिस्ट्रेशन पेज इज ओपन। और अब लिखोगे रिजल्ट क्या, पास। ये लिख रहे हो कब, 13 या 14 तारीख। बिल्कुल, और कैसे लिखते हो बताओ। ऐसे हम ही तुमसे कहें कि यार 2 दिन बाद जाओ, तुमको वो चीज़ मेरे लिए खरीदनी है, ज़रा देख लेना सही है या नहीं है। तो तुम्हारे दिमाग में 2 दिन पहले तो इतना ही है ना, क्या होना चाहिए। जब वो 2 दिन बाद सामान देखोगे तब तो बताओगे कि सामान जैसा होना चाहिए वैसा है या नहीं है, तब तो बताओगे पास है या फेल है, कि 2 दिन पहले बता दोगे। बताओ, जब चीज हाथ में आएगी तब तो ये फैसला कब लिया जाएगा, जब चीज बन के आ जाएगी, टेस्टिंग करना शुरू करोगे तब। इसीलिए नाम रखा गया है एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट। टेस्ट केस लिखने के टाइम पे तुम्हारे पास एक्चुअल रिजल्ट नहीं होता, तुम्हारे पास सिर्फ क्या होता है, एक्सपेक्टेड, कि क्या होना चाहिए। इतनी बात भी क्लियर है। ये एकदम समझने वाली बात है भाई, इसको एकदम समझना जरूरी है। ऐसा नहीं जैसे अभी तुम लोग टेस्ट केस लिख रहे थे तो उसी समय टेस्ट केस लिख भी रहे थे, उसी समय टेस्ट भी करके उसी समय लिख दे रहे थे, तो कंपनी में ऐसा नहीं होता। जब तुम चीज़ बना लिख रहे होगे तब तक वो बनी ही नहीं है, तो तुम एक्चुअल लिख ही नहीं सकते। एक्चुअल तो लिखोगे जब बन के आएगी तब। ये सबको क्लियर है, बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई कंफ्यूजन रहे तो पूछो यार, कोई भी कंफ्यूजन रहे तो पूछो। ये कभी मत कोई चीज़ इस तरह से ऐसा नहीं छुपा लिए दबा दिए, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। बेसिक टेस्टिंग कौन करता है? बेसिक टेस्टिंग भी हम ही लोग करें। बेसिक टेस्टिंग का मतलब क्या हो मालूम है, कि हाँ मैनुअली हो रहा है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा है। हम बस हम देख ले रहे हैं, हाँ यार डिप्लॉयमेंट हो गया, चीज़ कस्टमर को दे रहे हैं तो एक बार हाथ मार के देख लें। जैसे ऐसे नहीं होते, मान लो यही मेज हम बनवा रहे हो तो वो बनाएगा, तो जब बनाएगा तो सही से ये है जो बना रहे होंगे उनके पास, उनको बनाना भी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, टेस्ट करना, एकदम तैयार वैयार कर दिए, उनके हिसाब सब सही है। अंतिम में हमको जब सामान देने लगे तब एक बार फिर से क्या किए, देख लिए। बहुत डिटेल में नहीं देखे, लेकिन हाँ ऊपर ऐसा तो नहीं कि सामने कुछ गलती दिख रही है, तो वही इसीलिए कह रहे हैं उसे क्या, बेसिक टेस्टिंग। हाँ और वो रिक्वायरमेंट में तो डिटेल में लिखा है, 4 राउंड की टेस्टिंग हो भी तो गई है। अंतिम में जब चीज़ क्या हो जाती है, डिप्लॉयमेंट होता है, कस्टमर को देने वाली चीज़ होती है, तब बहुत कस्टमर को देने के बाद तब बहुत डिटेल में टेस्टिंग नहीं होती, तब देख लेते हैं एक बार ऊपर, हाँ कि देख लो, इसलिए क्या है, क्या बेसिक टेस्टिंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और एक बात आपको समझ में आती है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, टेस्ट केस लिखना। टेस्ट केस अच्छे नहीं लिखोगे तो टेस्टिंग भी अच्छी नहीं कर पाओगे। हाँ BRD, चलो हम तुम लोगों को कल प्रिंट आउट करके सबको BRD एक दे देंगे, ठीक है। तो और BRD दिखा देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखना दूसरे लिए यहाँ लिखा रहेगा, प्रॉपर लिखा होगा इंग्लिश में, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, हम तुम लोग को एक कल देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें, ये बताओ। इमेजिन कर पा रहे हो? देखो मैनुअल टेस्टिंग इमेजिन करने वाली चीज़ है और फील करने वाली चीज़ है। आपको ये महसूस करना है कि आप वहाँ बैठे हो और आपको ये काम है आपका, ठीक है, और ये काम हमें करना। अच्छा, इसके बाद तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो आपको पता ही है क्या, टेस्ट केस लिखना।
अच्छा, अब ये बताइए, आप लोग एक वर्ड जानते हो, टेक्निक। टेक्निक का क्या मतलब होता है? टेक्निक से फायदा क्या होता है? हाँ, नए तरीके से, या टेक्निक से में क्या होता है, सक्सेस की चांस बहुत ज़्यादा होता है। आदमी तभी तो टेक्निक यूज़ करता है। जैसे अब क्रिकेट खेलते हैं लोग, छक्के तो कोई भी मार लेता है, छक्के तो क्या कर लेता है, कोई भी मार लेता है भाई। गेंद बैट पे आ रही है और वो क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो लेकिन तुमने कई बार देखा होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो 7-8 बार बल्ला घुमाते हैं तो एक आध छक्का लगता है। क्यों? क्योंकि उनके पास छक्के मारने की टेक्निक नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको टेक्निक पता है कि भाई खड़े होने का इंस्टेंस क्या होना चाहिए, बैट का मुंह कैसा होना चाहिए, किधर होना चाहिए, पकड़ने का क्या इंस्टेंस होना चाहिए, किस तरह से अपने बॉडी वेट को उस समय संभालना है, गेंद कहाँ आ रही है उसके हिसाब से कैसे उसकी पिच तक जाना है, फिर कैसे उसको उठाना है। जिसको ये सारी चीज़ें पता है तो वही आदमी अगर 8 बार कोशिश करेगा तो 3-4 छक्के मार देगा, 5 छक्के मार देगा। और जो बिना टेक्निक के करेगा क्या, उसका तो 72 वाला हिसाब है। हो सकता है लग ही गया, नहीं तो हो सकता है पूरा वो 10-12-15 गेंद खेल गया, लेकिन उसका बस वो भांज ही रहा है, लेकिन उसका कहीं जा नहीं रहा है। लेकिन एक जो डेली खेल, जिसको टेक्निक पता है, जिसको टेक्निक है, टेक्निक पता है, उसके लिए वही काम करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तरीका। हाँ, टेक्निक का मतलब क्या है, उस काम को सही से करने का तरीका, जिससे काम कम समय में हो, इफिशिएंट हो, प्रॉपर हो और सक्सेस के चांसेस भी क्या हो, ज़्यादा। मानते हो इस बात को? तो वही चीज़ हर जगह टेक्निक होती है यार। अभी देखो, अभी हम तुम कोई जैसे हम ही से कह दो कि चलो जरा आलू की मेड़ी चढ़ा दो, हैं? हम नहीं चढ़ा पाएंगे, या चढ़ाएंगे तो बड़ा क्या लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, मेरी क्यारियाँ क्या हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। लेकिन किसी ने बचपन से देखा है, समझ में आ रही है, उसको टेक्निक पता है, नहीं इसको इस तरह से करना है, ऐसे उठाना है, ये करना है, देखना वो ज़्यादा थकेगा भी नहीं, जल्दी भी कर देगा और उसकी क्यारियाँ क्या बनेंगी, सीधी सीधी बनेंगी, है कि नहीं? क्योंकि उसको उसकी क्या पता है, टेक्निक पता। तो ऐसे ही ये टेस्ट केस, इफेक्टिव टेस्ट केस लिखने के लिए भी होती हैं क्या, टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक। ये डिस्कस कर रहे थे ना सर, ये क्या बताते हैं कि टेस्ट केस लिखना कैसे है, ये नहीं बताते कि टेस्टिंग कैसे करना है ना, ये बताते हैं टेस्ट केस डिज़ाइन कैसे करना है, क्या क्या टेस्ट केस में होना चाहिए, क्या क्या हमें टेस्ट करना चाहिए और क्या हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्या करना बेनिफिशियल है और क्या करना बस दोहरा रहे हैं लेकिन कोई बहुत खास फ़ायदा नहीं है। अब इसी में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, हाँ, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग भी बोल देते हैं या इक्विवेलेंट क्लास, शॉर्ट फॉर्म में इसको लोग बोल देते हैं क्या, इसी। इंटरव्यू में पूछते हैं देखो कि इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग क्या है। अच्छा, अब जैसे किसी भी एप्लीकेशन में आओ, जैसे मान लो हम आ गए कहाँ, फेसबुक पे, हमें अपने आप को क्या करना है, रजिस्टर करना किया है ना। अब हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अब फर्स्ट नेम दिख रहा है, एक मिनट यार नहीं दिख रहा हो, ये देखो फर्स्ट नेम है, सर नेम है ना, आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, फर्स्ट नेम है, सर नेम है और डेट ऑफ बर्थ है, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये क्या करनी है, हमें टेस्ट करके देना। टेस्ट क्या करके देना है, सॉरी, हमें क्या लिखना है, टेस्ट केस। अब जो BRD होती है, BRD में ये लिखा होता है कि जो फर्स्ट नेम है, ठीक है, कम से कम 3 अक्षर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 20 अक्षर का होना चाहिए। एक क्राइटेरिया लगाए रखते हैं, ऐसा नहीं है किसी का नाम ऐसा थोड़ी ना होगा कि 100 अक्षर का नाम लिख रहे हो। तो उन्होंने जैसे क्राइटेरिया लगा रखा है कि कम से कम 3 अक्षर और ज़्यादा से ज़्यादा 20 अक्षर। अब हमें टेस्टिंग करनी है। अब ज़रा सोच के देखो, कम से कम 3 अक्षर और ज़्यादा से ज़्यादा 20 अक्षर के दुनिया में कितने फर्स्ट नेम होंगे?
बहुत होंगे, लाखों करोड़ों नाम है कि नहीं, अरबों नाम होंगे भाई। अगर हम नाम बनाने लगे, फर्स्ट नेम क्या क्या हम टेस्ट कर सकते हैं, तो भैया राहुल पे भी टेस्ट करें, राम पे भी टेस्ट करें, रमेश पे भी टेस्ट करें, डेविड पे, जॉन पे, ऐसे कितने नाम है बताओ, करोड़ों नाम है ना। तब तो पता चला, यही हमको कहोगे लो ये फर्स्ट नेम की टेस्टिंग करो, हम कहेंगे हमको फर्स्ट नेम की टेस्टिंग में भाई क्या है, हमें 2 साल चाहिए। क्यों भैया 2 साल चाहिए? अरे दुनिया में 1 करोड़ नाम है यार, तो हम सब नाम पे टेस्ट करेंगे तो फिर क्या होगा? अब भाई 1 करोड़ नाम पे टेस्टिंग करेंगे तो क्या होगा? समय लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ बताओ इस काम के 2 साल मांग रहे हो क्या? कि हमको देखना है क्योंकि तुमको डर लग रहा है कि यार गलती तो कहीं भी हो सकती है, हो सकता है राम के नाम पे चल रहा हो और राहुल के नाम पे न चल रहा हो। तो हम तो राम भी देख रहे, राहुल तो कोई कहा यार रमेश चेक किए ना यार रमेश नहीं, चल रमेश डाल के देखते हैं। अच्छा कोई बता डेविड का देखे, जॉन का देखे, ऐसे ऐसे करके नाम लिखना, हर एक नाम पे टेस्टिंग करने के लिए सोचेंगे तो कितने नाम होंगे? करोड़ों नाम। तो ये टेस्टिंग तो ख़त्म ही नहीं होगी। पूरा एप्लीकेशन छोड़ दो, एप्लीकेशन के एक पेज के छोटे से बॉक्स में पता चला तुम साल भर बिता दोगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? तब अब ये है समस्या कि नहीं? तो इसलिए अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है? तुम कहोगे सर जी ऐसे नहीं करते हैं, चलो करते हैं। आप ही बोल रहे हो कम से कम कितने अक्षर का होगा? 3 अक्षर का। ज़्यादा से ज़्यादा कितने अक्षर का होगा? 20। तो एक ऐसा करते हैं, टेस्ट केस लिखने की एक टेक्निक ये हो सकती है कि हम लिख दें, पहले 3 अक्षर का नाम डाल के देखेंगे, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, ऐसे कितने नाम हो जाएंगे? 17-18 नाम हो जाएंगे कि नहीं? 3 से लेके 20 तक में कितने नाम हो जाएंगे? और भाई 3 अक्षर का भी नाम होगा, 4 अक्षर का भी होगा, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी, 9 का भी, 10 का, ऐसे 18 नाम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अगर सारे दुनिया के नाम नहीं उठा रहे हो, बस 3 अक्षर का एक नाम उठा रहे हो, 4 अक्षर का एक नाम उठा रहे हो, 5 अक्षर का एक नाम उठा रहे हो, 6 अक्षर का एक नाम उठा रहे हो, ऐसे कितने नाम बन जाएंगे? 18 नाम। या तो 18 बार इसे क्या करो? टेस्ट करो। एक तो तरीका ये कहता है ना। अब यहीं पे आता है क्या? इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग। तुम्हारी रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है फर्स्ट नेम के लिए भाई? मिनिमम 3 और मैक्सिमम 20, यही ना? तो अच्छा बताओ, ये एक रेंज नहीं है। रेंज का क्या मतलब होता है? कहीं शुरू होना और कहीं खत्म होना, तो रेंज की बात होती है। जैसे एक रेंज नहीं है 3 से लेके 20। अब इस रेंज में 3 से लेके कितने की रेंज में? 20 की रेंज में तो कितने नाम भाई, कितने अक्षर हो सकते हैं? 18 नाम हो सकते हैं कि नहीं? अगर हर 3 अक्षर का एक नाम ले, 4 अक्षर का एक नाम ले, तो कितने होंगे? 18 ना? मानते हो कि नहीं मानते? तो इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग हमेशा यही कहता है कि जब आप टेस्ट केस लिख रहे हो और टेस्ट केस लिखने के टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट में ये लिखा है कि आपको वैल्यू इस रेंज में देनी है, तो उस पूरी रेंज पे टेस्टिंग करने के बजाय पूरी रेंज में से एक वैल्यू उठा लेना और उसी पे टेस्टिंग करना। नहीं देखो समझो अभी कैसे, कि जैसे ये बताओ कितने अक्षर का नाम होगा? कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 20। तो हम बजाय कि 18 नाम यूज करने के, हम एक नाम पे टेस्टिंग करेंगे। और 3 और 20 कितना हुआ भाई? 23। 23 को 2 से भाग दिए, कितना आया? 11.5, मतलब 12, 11, 12। तो हम लोग जानते हो क्या होगा? 12 कैरेक्टर्स का एक नेम उठाएंगे और उसी पे टेस्टिंग कर लेंगे। और अब बस कर लेंगे। और अगर 12 अक्षर के नाम पे वो चल रहा है तो ये मान के चलेंगे कि 13 पे भी चल रहा होगा, 14 पे भी चल रहा होगा, 8 पे भी चल रहा होगा। सबको टेस्ट, हर कैरेक्टर पे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब समझ रहे हो? देखो इसीलिए इसका अक्षर क्या नाम रखा गया मैंने ये बताओ। इक्विवेलेंट क्लास का क्या मतलब होता है? वर्ग
ग्रुप। तो ग्रुप में मतलब अब जैसे हम अपने यहाँ की बात करें 3 से लेके 20 अक्षर तक का, तो इसमें इस ग्रुप में कितने अक्षर हैं? 18। इस ग्रुप में कितने अक्षर पढ़ रहे हैं? 18। एक 3 अक्षर का नाम, एक 4, ऐसे कितने नाम पढ़ रहे हैं? 18। तो पूरे ग्रुप के हर पे टेस्ट करने के बजाय ग्रुप में से कोई एक उठा के टेस्ट कर लेना और ये मान के चलना कि और भी सही चल रहे होंगे, वही क्या है? इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग है। तो कितने वर्ड है इसमें? इक्विवेलेंट मतलब बराबर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? एक तरह से बराबर। क्लास पार्टीशनिंग, क्लास का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप, जैसे हमारा है 3 से लेके कहाँ तक का? 20। पार्टीशनिंग, पार्टीशन का मतलब क्या है यार? रेंज है ना, पार्ट पार्ट पार्ट। हाँ देखो 3 से लेके 20 का एक पार्ट बनाया गया है कि नहीं? अक्षर तो 2 का भी हो सकता है, और अक्षर कितने हो सकते हैं? 20 से ज़्यादा। तो इस पार्टी जो 3 से लेके 20 का एक पार्टीशन है, इस पार्टीशन के हर कैरेक्टर पे टेस्ट करने के बजाय एक को उठा लेना और उसी पे टेस्टिंग कर लेना और ये मान के चलना बाकी भी सही हो रहे होंगे, यही क्या है? इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग। कि जैसे एक एग्जांपल और सुनो, जैसे मान लो कोई फॉर्म भर रहे हो, जैसे अभी देखो वोटिंग का आ रहा है, वोटिंग का तुम फॉर्म भर रहे हो अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए, तो वहाँ उम्र भरनी है कि नहीं? अब मान लो वहाँ है कि उम्र भरने के लिए 18 से लेके 100 होनी चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना टेस्टिंग करोगे तो एक 18 साल पे भी करोगे, 19 साल पे भी करोगे, 20 साल पे भी, एक ऐसा ना, एक रेंज हो गई कि नहीं? एक रेंज हो गई 18 से लेके कहाँ तक? 100 तक। तो उस पूरी रेंज में से किसी एक वैल्यू पे टेस्ट कर लेना, मतलब मान के चलो 52 साल डाल दिया और 52 पे रजिस्ट्रेशन करके देख लिया, तो मान के चलेंगे बाकी भी चल रहे होंगे। मतलब पूरी रेंज में से रेंज के हर पे टेस्टिंग करने के बजाय उस रेंज का एक नेता चुन लेना और उसी के टेस्टिंग करके मान के चलना बाकी सब क्या होंगे? सही होंगे। यही क्या है? इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग। अगर ये टेक्निक ना हो तब तो हम लोग बेवकूफ़ों तरह टेस्टिंग करेंगे। जैसे कई जगह देखते हो एड्रेस भरते हो, अब एड्रेस होता है, वहाँ भी होता है कि कम से कम एड्रेस 5 अक्षर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस हो सकता है, भाई एड्रेस तो बड़ा भी हो सकता है, पता चला 100, 5 से लेके 100। तो वैसा थोड़ी ना है कि एक बार 5 अक्षर पे टेस्ट करें, एक बार 6 पे, एक बार 7 पे, ना भाई। अंदाज़ा हम लोग ऐसे लगाते हैं, कम से कम 5 है, ज़्यादा से ज़्यादा 100, 5 और 100 जोड़ के क्या बन गया? 105। 2 से दे दिए भाग, कितना आ गया? 42-43 के आसपास आया। तो 42-43 अक्षर का एक एड्रेस भर के और सेव करके देख लें, अगर वो सही चल रहा है तो मानेंगे और भी सही चल रहा होगा। अदरवाइज तो टेस्टिंग बहुत, भाई तब कैसे पूरी टेस्टिंग करके देखो, याद करो, भूलना मत। तुम लोग एक साइकिल से बंधे हुए हो। टेस्टिंग जब करोगे या डेवलपमेंट एक सॉफ्टवेयर बनता है तो एक साइकिल डिसाइड होती है ना, 3 हफ्ता 2 हफ्ता, तो 2 हफ्ते में ही सब करके देना है। अगर आज पता चला तुम हर छोटी छोटी करने लगोगे तो तुम कहाँ से टेस्ट करके दे पाओगे? टुडे समय भी तो तुम्हारे पास क्या है? कम है ना। तो इसलिए तुमको ऐसा करना है, ऐसी इफेक्टिव टेक्निक यूज़ करनी है कि जिससे कम एफर्ट में तुम ज़्यादा चीज़ टेस्ट कर पाओ। तो ये उसी की टेक्निक है कि बजाय कि सब पे ये देखो, यही टेक्निक है। अगर ये टेक्निक न पता हो किसी आदमी को तो सोचेगा यार ऐसे तो नहीं, 3 पे भी न चल रहा हो, 4 पे भी पता चला वो ऐसे कर रहा है। एक समझदार आदमी पता है, अच्छा 3 103 और 3 और 20 है, अरे सब पे करने की जरूरत नहीं है, 10-11 अक्षर का एक नाम उठा के देख लो, अगर वो चल रहा होगा तो बाकी भी चल रहे हो। आई बात समझ में? कुछ बोलो। यही क्या है? इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग है। इसलिए इतने अच्छे नाम इसमें आए, इक्विवेलेंट। देख रहे हो मतलब क्या है? वो बराबर है, उस पार्टीशन, उस क्लास, उस रेंज का एक वैल्यू सबके क्या है? बराबर है। एक पे कर लिया तो मानो सब पे हो गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? इक्विवेलेंट। और बहुत जगह यूज होगा। जैसे मान लो फ्लिपकार्ट पे टेस्टिंग कर रहे हो, तो प्रोडक्ट सर्च किए, आईफोन सर्च मारे, 25 आईफोन आ गए, तो 25 थोड़ी ना टेस्टर वो करेगा, पर वो करेगा 25 को ऐड टू कार्ट करके परचेस थोड़ी करके देखेगा कि सब सही चल रहा है। 25 में से बीच का कोई भी एक उठा लेगा और उस पर टेस्टिंग कर लेगा, सही चल रहा है तो ये मानेगा बाकी भी सही है।
ये हर जगह होता है। अच्छा, गाड़ियाँ यूज़ करते हो, बाइक कैसे बनती हैं? आजकल बड़ी बाइकें जो बनती हैं क्या होती है, एक बड़ी सी मशीन हो, एक मान के चलो एक प्लेटफार्म है, एक बार में 50 बाइकें उसमें लग के आ रही हैं और इधर उधर क्या है, रोबोट टाइप के लगे हुए हैं, कोई कुछ कस दे रहा है, कोई कुछ कस दे रहा है, कोई कुछ कस दे, 50 बाइक एक बार में बन के निकल रही है। अब उनकी भी टेस्टिंग होती है कस्टमर को देने से पहले, तो क्या पागल वो 50 बाइक टेस्ट करेगा? तब तो वो लोग प्रोडक्शन कर चुके और तुमको दे चुके। 50 नहीं करता, एक रेंज है ना कि इसमें कितने हैं और 50 बाइकें होंगी, तो रेंडमली कोई भी एक उठा लेगा। जैसे 15वीं खींच लिया, कहा भैया इसकी टेस्टिंग कर लो, उसी मशीन पे तो सब बन के आ रहे हैं ना। अगर 15वीं सही है तो ये मान के चलेंगे बाकी भी सही होंगी। यही है, ऐसे ही टेस्टिंग करेगा तभी तो वो दे पाएगा। नहीं बताओ कल बनाए, पता चला 50 बाइक फिर से क्या करें, टेस्ट करने बैठे तो कितना एफर्ट लग जाएगा टेस्टिंग का। और जबकि सब एक मशीन पे तो बन के आ रहे थे। तो ऐसा नहीं हमेशा 15वीं ही उठाएगा, जब जब उसको टेस्टिंग करने को दिया जाएगा कभी 15वीं उठा लेगा, कभी 22वीं उठा लेगा, कभी 32वीं उठा लेगा, कभी 12वीं उठा लेगा। एक बाइक खींचेगा और कहेगा बस इसकी टेस्टिंग करो। अगर ये सब कुछ सही है तो मान के चलेंगे 50 का जो लॉट है बाकी सब क्या है इसमें सही है। या ये भी क्या है, मतलब पूरी रेंज पे टेस्टिंग करने के बजाय रेंज से एक उठाना और उस पर टेस्टिंग करना और ये मानना बाकी सब कुछ सही चल रहा होगा और बाकी सब सही चलता भी है। इसी को बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशन। ये अप्रोच लगाने के लिए जानते हो सबसे बेसिक चीज़ क्या जरूरत पड़ती है कि वहाँ रेंज होनी चाहिए। वहाँ क्या हो, जैसे तुमसे कोई कहे कि ओके बटन पे क्लिक करना, इस बटन पे क्लिक करोगे तो जैसे है ओके बटन पे क्लिक करोगे अगला पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर रेंज थोड़ी ना है यार, यहाँ इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग यूज नहीं होगी। इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग वहाँ यूज होगी जैसे ऐसे कहेंगे कोई कि भैया नाम देना है 3 से 20 अक्षर का, तो एक रेंज आ गई कि नहीं। उम्र देनी है 18 से 100 के बीच में, तो एक रेंज आ गई कि नहीं आ गई। तो जहाँ कोई क्या होगी, एक रेंज होगी। तो पूरी रेंज पे टेस्टिंग करने के बजाय एक पे टेस्टिंग कर लेना और ये एज्यूम करना कि बाकी सब भी सही होगा, यही क्या है, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग है। तुम कहोगे सर जी मान लो 16वीं बाइक खराब हुई तो, अरे होने को तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, होने को तो छत भी अभी गिर सकती है, लेकिन गिरती है। हम लोग काम हमेशा चांसेस पे करते हैं। ऐसे डरने लगे तो हर चीज़ में डरने लगेगा। भैया अरे यार गाड़ी चल रहा है, घुसता बाइक वाला पैदल ही चल रहा है, बाइक वाला पीछे से आके ठोक दे तो क्या करें, हेलमेट लगा के पैदल घूमने लगे। इसका चांस कम है। ऐसे तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में नया, भूकंप भी आ सकता है, तो क्या करें, घर में हेलमेट लगा के बैठे नहीं ना, क्योंकि इसका चांस क्या है, बहुत कम है। हम लोग चांसेस पे खेलते हैं। दुनिया में देखो ना कुछ 0 है और ना कुछ 100 है, सब इसी में क्या है, सब बीच में है। अब हम लोग वही काम करते हैं जिस काम मतलब सक्सेस का क्या वो है, किधर की तरफ जाते हैं जहाँ चांसेस क्या होते हैं ज़्यादा, वहीं सक्सेस भी ज़्यादा होते हैं। जहाँ चांसेस कम होते हैं वहाँ सारा सब कुछ चांस पे डिपेंड करता है। क्लियर है ये? अब इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग समझ में आ रही बात कि जब कहोगे, जब किसी फंक्शनैलिटी में वैल्यू किसी रेंज में देनी है तो बजाय कि पूरे रेंज की हर वैल्यू को टेस्ट करना, तो हाँ ठीक है, तो आ रहा है ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग, पूरी रेंज पे टेस्टिंग करने। तो ये कब, ये देखो ये इसका प्रभाव कहाँ दिखेगा, जब टेस्ट केस लिखो। जैसे लिखा है ना इंटर यूजर नेम, तो पूरा यूजर नेम, जैसे ये तो मान लो क्या रजिस्ट्रेशन है ना भाई, ये तो वो लिख दिए हो, तो लॉगिन है ना, अच्छा ये है या जो भी है, ये लिख रहे हो तो यहाँ लिखोगे इंटर 12 कैरेक्टर। जैसे तुमको पता है फर्स्ट नेम कितने अक्षर का होना चाहिए, 3 से 20, तो लिख दोगे इंटर 12 कैरेक्टर फर्स्ट नेम, यही है। अब ऐसा नहीं लिखोगे कि इंटर 12 कैरेक्टर नेम, इंटर 11 कैरेक्टर नेम, इंटर 10 कैरेक्टर नेम, ऐसे तो करोगे तो 20 टेस्ट केस बन जाएगा ना। अरे 20 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही 20 के क्या है बराबर है। अब बात कुछ समझ में आई, बोलो। अब इक्विवेलेंट, लेकिन इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग की सबसे बड़ी चीज़ क्या है, रेंज। जहाँ जैसे आप तुमको रेंज नहीं महसूस हुई, कह रहा 3 से लेकर 20 तक होना चाहिए,
अक्षर का, या उम्र कहीं रख रहे हो तो उम्र इतने से इतने के बीच में होनी चाहिए, तो वहाँ रेंज मिल गई ना। जहाँ रेंज है वहाँ इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग कंसेप्ट का यूज़ है, इसके लिए टेस्ट केस लिखने में। अब क्लियर है? हाँ हाँ जैसे कि आपने बाउंड्री लिया, हाँ मैंने बाउंड्री लिया क्या बाउंड्री दी, फिर हम इंप्लीमेंटेशन टेस्टिंग इंक्रीमेंटल और इंक्रीमेंटल यूज करके अभी कर सकते हैं ना, बाउंड्री एक बना। ना पहली बात तो इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग बात समझ में आई। इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग की बात आई रेंज की। ठीक है, हमने बना के क्या यह है, जैसे कि हमने एक इक्विवेलेंट लिया और मैंने बाउंड्री कर दिया इंक्रीमेंटल टेस्टिंग, इसमें से एक्यूरेसी किसका ज़्यादा रहेगा? ना, ऐसा कुछ नहीं है किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है या किसकी एक्यूरेसी कम है, हमें दोनों करना। पहले ये बात समझ में आई कि नहीं अच्छे से? इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग क्या है। अब एक चीज़ आई क्या, दूसरा जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्या, ये भी एक टेक्निक है, BVA, मतलब क्या, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। इसको क्या बोलते हैं? BVA बोलते हैं, या बाउंड्री वैल्यू क्या बोलते हैं, एनालिसिस। इसका क्या काम है ये समझो। जहाँ रेंज होती है तो रेंज की एक क्वालिटी होती है कि रेंज कहीं शुरू होती है और रेंज हमेशा कहीं शुरू होती है। रेंज तभी तो रेंज बोलोगे। जैसे तुम्हारे खेत हैं यार, खेत है तो अब पता चला एक खेत दूसरे खेत से डांड से या मेड़ से अलग है ना, तो वही मेड़ ही तो बनाती है कि तुम्हारे खेत की बाउंड्री ये है और हमारे खेत की बाउंड्री ये है। वैसे ही यहाँ भी ज़रा सोच के देखो, जैसे कोई कहे मान लो 3 से लेके 20 अक्षर का देना है, तो लोअर बाउंड्री क्या है 3 और हायर बाउंड्री क्या है 20। इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग तो 20 का हो गया, लेकिन लोअर बाउंड्री क्या है 3 है, हायर बाउंड्री क्या है 20। 3 से लेके 20। तो अच्छा, जैसे पहले एग्जांपल बताते हैं, सब छोड़ो, वो पहले बाइक वाला एग्जांपल। बाइक है 50 बाइक एक बार में बन के आ रही है, तो क्या टेस्ट करना चाहिए? एक तो बीच की 20वीं या 25वीं क्या करनी, टेस्ट करके देख ली। अब इसके बाद और क्या टेस्ट करें? देखो सब कुछ, देखो कहीं भी गलतियां होने के चांस कहाँ होते हैं जानते हो? बाउंड्रीज। जैसे मशीन, अगर मैं एक मशीन पे चढ़ रहा है और एक करके सब मशीनें बन रही हैं, अक्सर गलती होने का चांस होता है पहली बाइक और दूसरा होता है कहाँ, लास्ट वाली बाइक। अक्सर ये होता है। और एक बीच का, तो एक बीच का पकड़ लिए और एक कहाँ से पकड़े, पहला, और एक कौन सा पकड़े, आखिरी वाला। तो यही क्या हो गई, बाउंड्री टेस्ट हो। क्योंकि भाई देखो चीज़ें जो बन रही हैं, हो सकता है स्टार्टिंग में कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो या अंतिम में थोड़ी प्रॉब्लम हो, बीच में प्रॉब्लम आने के चांस क्या होते हैं, कम होते हैं। अरे सब छोड़ो, अच्छा जैसे दीवार ही बनी है, तुम्हें टेस्ट करनी होगी, तो अक्सर हम लोग कहाँ, गलतियाँ कहाँ होती हैं, कोनों पे होती है, जहाँ दीवार शुरू हो रही होती है और जहाँ दीवार क्या हो रही है, ख़त्म। बीच में अक्सर गलतियाँ नहीं होती है ना। बीच में अगर सही है तो मानते हैं सब कुछ क्या है, सही है, लेकिन किनारे देखने पड़ते हैं, किनारे देखने पड़ते हैं, क्योंकि वो किनारा किसी दूसरे किनारे से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। तो इसलिए, या ये भी हो सकता है अंतिम में पहुँचते पहुँचते सामान क्या हो गया, कम हो गया, तब तो दिक्कत आ सकती है कि नहीं आ सकती। मेरा यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जब किसी चीज़ को टेस्ट करना हो और वहाँ कोई रेंज हो, तो जहाँ वो स्टार्ट हो रहा है और जहाँ वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, उसको हम प्रॉपर टेस्ट करते हैं। जैसे तुम्हें बताओ, एक पहाड़ पे खड़े हो, गिरने का चांस क्या होता है, बीच पहाड़ पे थोड़ी ना होता, एकदम किनारे के साइड ज़्यादा होता है, जहाँ एज होता है, कोना होता है, और उधर की साइड ज़्यादा खतरा होता है ना। बीच में तो कुछ भी करो। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी है। अगर एक रेंज है, जैसे ये है 3 से 22 कैरेक्टर का, तो स्टार्टिंग रेंज क्या है 3 है, एंडिंग रेंज क्या है 20 है, तो जानते हो अब तुम टेस्टिंग करोगे 3 पे,
और किस पे टेस्टिंग करोगे? एक 3 अक्षर का नाम उठाओगे और एक कितने अक्षर का उठाओगे? 20। और देखो सिर्फ 3 नहीं, और चल एक और भी टेस्टिंग करोगे कितना? एक बार 2 अक्षर का डाल के देखो, फिर कितने अक्षर का डाल के देखोगे? 3, और फिर 4। और इधर 20 है ना, 19, 20 और 21। तो अब तुम मान के चलोगे अगर ये भी सही चल रहा तो हाँ बोलो क्या करें? 3 के अंदर ही है, लेकिन बाउंड्रीज जो है, जैसे 3 की बाउंड्री है ना, अभी तुम लोग को थोड़ा प्रोग्रामिंग कम पता है, आगे जब लूप और चीज़ें बताएंगे तो तुम वहाँ तुमको एक चीज़ दिखाई देगी कि गलतियाँ अक्सर डेवलपर कहाँ करता है? बाउंड्रीज पे करता है। अक्सर डेवलपर से गलतियाँ कहाँ होती हैं? बाउंड्रीज से। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो मेरी बाउंड्री होती है, बाउंड्री से एक कम एक ज़्यादा, एक कम एक ज़्यादा, तो ये 6। तो देखो एक तरह से भले 21 अक्षर थे, लेकिन हम एक 2 अक्षर का नाम पे टेस्ट करेंगे, एक 3 पे, एक 4 पे, एक 19 पे, एक 20 पे, एक 21 पे, और एक हम सोचे थे कितने अक्षर का? 12 अक्षर का ना। एक कितने अक्षर का सोचे थे हम? 12। तो टोटल भले यहाँ 18 पॉसिबिलिटीज है टेस्ट करने के लिए, लेकिन अच्छा 18 पे टेस्ट कर लेते, मान लो एक एक कर, तुम कहो सर एक एक करके मेरे पास टाइम में पूरा कर लेंगे, लेकिन तुम 20 के आगे का क्या हुआ नहीं हिसाब तुम्हें पता। मान लो बंदा 21 डाल दे तो उसको एरर देना चाहिए ना, तो इसलिए उसको भी तो टेस्ट करना होगा, ठीक है। और अच्छा ये भी है 2 पे भी करना होगा और आगे भी करना होगा, तो इतना नहीं करना यार, बस ये 3, 3, 6, 1, 7, इन 7 वैल्यूज़ पे टेस्टिंग कर लोगे, और अगर ये सही चल रहे हैं तो तुम मानोगे तुम्हारा वो सही चल रहा होगा। इसीलिए जब टेस्ट केस लिखेंगे तो ये टेक्निक, ये दोनों टेक्निक यूज़ करेंगे, और ये 7 चीज़ें हम लिखेंगे। 18, 20, 22, 25 टेस्ट केस हम नहीं लिखेंगे, ये 7 लिख देंगे, और इस पर हम मानेंगे कि अब ये कुछ भी कोई करे सही से, अगर यही टेस्टिंग करके देख लेंगे तो बाकी और एरर आने के चांसेस। बाउंड्री है, बिल्कुल है, लेकिन वहाँ क्या कर रहे हैं? देखो वो रेंज है, रेंज में एक बीच का हिस्सा होता है, और रेंज में हमेशा क्या होती है? 2 बाउंड्री होती है, एक लोअर बाउंड्री और एक हायर बाउंड्री। तो रेंज में बीच से उठाना इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग है। रेंज की लोअर और हायर बाउंड्री को उठाना क्या है? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। दोनों के लिए सबसे बेसिक नीड की ज़रूरत क्या है? रेंज। जहाँ रेंज होगी, और अक्सर जगह रेंज होगी, कहीं नाम दे रहे हो, कहीं उम्र दे रहे हो, कहीं एड्रेस दे रहे हो, है कि नहीं है? तो वहाँ अच्छा, और तुमको एक बात बताएं, जैसे ये ड्रॉप डाउन ये है ना, अब यहाँ तो हम नहीं लिखते, यहाँ कितने महीने हैं? 12 महीने हैं, 12 हैं, तो हम 12 पे टेस्टिंग नहीं करेंगे, एक बीच का ले लेंगे, वो भाई रेंज है ना, एक बीच का ले लेंगे, एक पहला ले लेंगे, और एक लास्ट वाला ले लेंगे, और एक लास्ट से पहले वाला ले लेंगे, और एक पहले के बाद, मतलब 1, 2 और 11, 12, और एक 5वां या 6वां कोई उठाए, तो हो गया। जहाँ रेंज है वहाँ ये दोनों चीज़ें, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अब क्लियर है? ठीक है। और ये 2 सबसे मेन टेक्निक्स हैं इंटरव्यू में, टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक में। अब वैसे तो और भी हैं, वैसे तो और भी हैं, जैसे कौन कौन सी? डिसीजन टेबल टेक्निक, एक और भी है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, तो ये हो गई, और एक है क्या? बिल्कुल, एक है एरर केसिंग। यही 5 टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग टेस्टिंग करते हैं? बिल्कुल नहीं।
5 टेक्निक का इस्तेमाल करके टेस्टिंग नहीं करते, टेस्ट केस लिखते हैं। टेस्ट केस लिखने के लिए यूज होता है, टेस्टिंग करने के लिए नहीं। टेस्ट केस जब लिख लोगे तो टेस्टिंग करने में रखा ही क्या है। ये जो 5 टेक्निक हैं ये किसमें यूज होती हैं? टेस्ट केस लिखने में, टेस्ट केस डिजाइन करने में। इसीलिए इनको कहा जाता है क्या? टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स। ये टेस्टिंग टेक्निक नहीं है, ये क्या है? टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक है। जब इन टेक्निक्स का यूज करके तुम टेस्ट केस लिखोगे तो तुम्हारे टेस्ट केस इतने अच्छे रहेंगे, बस तुम्हें जब अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस पढ़ते जाओ, टेस्टिंग करते जाओ। तुम ऑफिस नहीं गए हो कोई बात नहीं, दूसरा आदमी तुम्हारा टेस्ट केस उठाएगा, सब तो लिख दिए हो, बस पढ़ पढ़ के क्या कर देगा? वो टेस्ट कर देगा। इसीलिए टेस्टिंग टेक्निक नहीं है, क्या है? टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक है। टेस्ट केस लिखने में इनका इस्तेमाल होता है। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन? काम करते हैं इसको, अभी यहाँ कुछ देर के लिए ब्रेक करते हैं, ऐसे टाइम